बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सबको अशफ़ाक़ इसाक़ सिद्दीक़ी की जानिब से खैर मक़दम। उम्मीद है कि जी आपका वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। इस उम्मीद पर ज़ाहिर है कि मैं आपसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपको यही कह के गया था और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं ये देखता हूँ कि जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि वीकेंड्स जो हैं वो थोड़े से ठंडे और सुकून आवर होते हैं और बाकी जो दिन होते हैं उसके अंदर काफ़ी हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन अब ये लगता है कि ये सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। जितनी हैपनिंग्स हैं, जो भी सिचुएशन सामने आती हैं, वो अमूमन हफ्ते और इतवार के दिन होती हैं। ये जुमे से ये सिलसिला शुरू होता है और इतवार तक जारी रहता है। तो बहरहाल इस तर्ज के वाक़यात आपने कई ख़बरें गर्दिश करती हुई देखी होंगी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब हस्बे रिवायत एक बार फिर से मंज़र-ए-आम से गायब हो गए और फिर वो कहाँ रहे, किस तरह से रहे, कैसे केपी असम्बली पहुँचे। तो वो एक कहावत होती थी ना, शेर आया वाली, तो वो वाली मिसाल नज़र आती है कि वो गायब हो जाते हैं और उनके जो साथी हैं वो परेशान भी होते हैं और ज़ाहिर है ये तकरार भी करते हैं कि न जाने कहाँ चले गए। तो बहरहाल एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का मंज़र से गायब होना और फिर केपी असम्बली पहुँचना। फिर साथ ही साथ आप देख लें खेलों की दुनिया में भी काफ़ी हैपनिंग्स होती रहीं कि हमारी कुड़ियाँ इंडिया के साथ उनका मैच था। दे कुडन्ट स्कोर मच, लेकिन इंडिया को काफ़ी टफ़ टाइम दिया। लेकिन फिर भी इंडिया की टीम मैच जीत गई। और उसके साथ-साथ आज से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच शुरू होने जा रहा है, टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मोहम्मद वसीम अपना जो बॉक्सिंग की फ़ाइट थी वो जीत चुके हैं एज़ एक्सपेक्टेड। आई एक्सपेक्टेड कि हिड विन, लेकिन अब ये देखिए कि सूरत हाल ये है कि माशाल्लाह से वर्ल्ड रैंकिंग फ़ाइट थी। एक वाक़या जिसने कल सबको हिला कर रख दिया, आई मीन हम अपने घरों में बैठे हुए थे और आप ये सोचिए कि कराची एयरपोर्ट के पास सिग्नल के करीब धमाका हुआ और इतना खौफनाक धमाका था कि उसकी बाज़गश्त 20 से 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। मैं कोई मुबालगा आराई से काम नहीं रह रहा। जो लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया की साइट्स का सहारा लेके मुख्तलिफ जगहों पर बैठे उस धमाके की बाबत बात की। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया भाई कि ये एक जी ऑयल टैंकर का धमाका है, लेकिन द पीपल हु आर फेमिलियर उन्हें अंदाज़ा था कि ये सिलसिला कुछ और है और ये टारगेटेड ब्लास्ट था। और नॉर्मली इसमें आईईडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का, जैसा कि इस धमाके में किया गया। और उसमें टारगेट किया गया चाइनीज़ बाशिंदों को, चीनी शहरियों को, जो कि ज़ाहिर है कि 2 परवाज़ों से बताया जा रहा था कि पहुँचे थे पाकिस्तान। अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ पर एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ये बताया गया था कि वो पहुँचे थे यहाँ पर चीनी शहरी, जिनसे डिटेल्स जो हैं जिनसे मुतालिक है कि एक तो चाइना एयर और दूसरा थाई एयर की परवाज़ों से ये कराची पहुँचे थे। अब ये हुआ कि उससे जो अतराफ़ की जो ज़ाहिर गाड़ियाँ थी वो भी मुतासिर हुए, क्योंकि आपको पता है कि संडे था। संडे को वैसे भी जिस टाइम पे ये धमाका हुआ काफ़ी क्राउडेड वहाँ पर रोड होता है, लोग काफ़ी तादाद में वहाँ से गुजर रहे होते हैं, इधर-उधर आ जा रहे होते हैं। और उसके बाद आपने गाड़ियों की जो तबाही देखी तो उससे अंदाज़ा हुआ कि दिस वाज़ समथिंग वेरी सीरियस। और उसके अंदर आप ये देखिए कि वज़ीर दाखिला जो सिंध हैं, रात गए उनको मैं देख रहा था तो ARY न्यूज़ से वो गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी IG साहब वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि ये धमाका किस नौइयत का था। अब ये इब्तदाई तौर पर हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास गुफ्तगू है? नहीं है। तो बहरहाल ये है कि ARY न्यूज़ से उन्होंने रात गए 12 बजे का गालिबन मैं बुलेटिन देख रहा था तो उसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी। अब ये है कि हस्बे रिवायत हो क्या रहा है कि उसके बाद इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। फिर उसके बाद सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थी, वो सारे वहाँ पर पहुँचे। रेस्क्यू 1122 भी दे वर क्वाइट एक्टिव ओवर देयर और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। और ये मंज़र जो है वो वहाँ पर धमाके के बाद का देखा जा सकता है। तो अब क्या सिचुएशन है, इस पर हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हुआ क्या और किस तरह से उनके पास ये इत्तलात थी कि यहाँ पर यहाँ से काफ़िला गुजरने वाला है। एक ग्रुप की जानिब से इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है और ज़ाहिर है कि अब इट्स अप फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज़ कि वो किस तरीके से उनको ट्रेस करते हैं। और ये वही बदनाम ज़माना ग्रुप है जिसकी जानिब से अक्सर व बेशतर इस तरह के वाक़यात प्लान किए जाते हैं। अच्छा, ये रात के मनाज़िर हमने आपको दिखा दिए, उसके बाद ये सुबह के मनाज़िर हैं। फॉरेंसिक्स ने अपना काम किया, वहाँ पर शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए होंगे। फिर आज सुबह तक सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो किसी हद तक मुतासिर हुई। ज़ाहिर है कि ये धमाके से कुछ फासले पर ये गाड़ियाँ मौजूद थीं और इसकी वजह से इन्हें इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ा।
उन गाड़ियों को ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा जो वहाँ पर बिल्कुल समझे उस धमाके के ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद थी। और 17 ज़ख्मी हैं जी, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, और बाकी डिटेल्स जो हैं वो हम आपसे किसी हद तक जो हमारे पास इल्म है वो पहुंचा चुके हैं। और आप ये देखिए कि इन सारी चीज़ों की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सीसीटीवी एक घर के ऊपर लगा हुआ था, ये अगर हम दोबारा से दिखा सकें जी सीसीटीवी, तो ये घर की छत के ऊपर सीसीटीवी नस्ब था जिसमें से ये धमाके के बाद के मंजर आपने देखे। बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ज़ोरदार धमाका। अभी बीडीओ की जानिब से इस पर डिटेल सामने आएंगी कि कितना बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया, किस तर्ज की डिवाइस थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन व्हाट इज़ कंसर्निंग कि पाकिस्तान में आप ये देखिए कि अमन व अमान बहाल होने जा रहा था, और ऐसे में आप ये देखिए कि यहाँ पर माशाल्लाह से कराची कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा था, और उसके अंदर 35 रोज़ा फेस्टिवल है, 400 से ज़्यादा फनकार वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। फिर दूसरा हमने ये देखा कि आगे SCO समिट भी होने जा रही है, जिसके लिए इस्लामाबाद में भी काफ़ी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बीफ्ड अप है। तो थिंग्स वर गोइंग बेटर, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं ये एक नासूर बन चुके हैं और इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद है नज़ीर शाह, उनसे ज़रा धमाके से मुतालिक हम जान लेते हैं कि ये क्या सिलसिला था। नज़ीर शाह, ज़रा बताइएगा भाई कि अब तक तो ज़ाहिर है कि डिटेल्स आ चुकी होंगी, इस एतबार से बीडीओ ने क्या डिटरमिन किया, कितना बारूदी मवाद था कि जब इसकी आवाज़ अगर 20 से 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई तो इसका मतलब है कि ख़ासा बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया होगा। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि इनको मालूम कैसे था कि कौन कब और कहाँ पहुँच रहा है और किस वक्त टारगेट करना है? ये असल में एक हसास और हाई प्रोफाइल मामला है, और इस हवाले से जो न सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर जितने भी तफ्तीशी इदारे हैं, इनकी हाँ। जानिब से इस शवाहिद जो इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। ये ज़रूर बताया गया कि जो गैर मुल्की कॉन्वॉय था वहाँ से गुजर रहा था, और इसी दौरान ये धमाका हुआ है, और इस पे 3 गैर मुल्की जाबाज जबकि 17 जख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर जो एस्कॉर्ट करने वाले हैं, जो एक जगह पर जिनको उतारा जाता है और वो स्क्वाड जो है वहां से फिर आगे से गुजरता है। तो अच्छा। इस पे अभी तक ये नहीं बताया जा सका कि इसके अंदर बारूदी मवाद था, कितना था, किस तरीके से ये धमाका हुआ। चूंकि रात को जब ये वाकया पेश आया तो वहाँ हर तरफ आग और जलने ज़ाहिर के है। मनाजिर थे, और क्राइम सीन तक रात गए तक ये जगह आइडेंटिफाई नहीं हो सकी थी कि किस जगह से आकर किस तरीके से ये मामला हुआ है। DIG ईस्ट की जानिब से भी यही बताया गया था कि अभी तक हमें एग्जैक्टली सूरत हाल के बारे में नहीं पता चल सका है। इस वक्त हम यहाँ क्राइम सीन पर मौजूद हैं। दिन की रोशनी में जो गाड़ियों का FSL भी होगा, फॉरेंसिक भी किया जाएगा, उस जगह को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन अच्छा ऑफ नज़ीर कर शाह, दिया एक गया चीज़ है। ये है कि देखें अब जो नई जनरेशन है उसमें से काफ़ी लोग इससे बेखबर होंगे, लेकिन अब हम ये सिलसिला कराची में देख चुके हैं 2004 ऑनवर्ड्स स्पेशली कि धमाके क्या होते थे, किस नौइयत के होते थे, आवाज़ किस तरह से। एंड आई एम श्योर कि ये जो हमारे पुलिस और ये इदारे हैं ये भी इस बात से बाखबर होते हैं। तो ये खबर कि ऑयल टैंकर ब्लास्ट हुआ है, ये इब्तदाई तौर पर इतनी जल्दी ये स्टेटमेंट जारी करना क्या ज़रूरत थी इसकी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो ऑलराइट जी, नज़ीर शाह डिस्कनेक्ट हो गए हैं, विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन और उनसे ज़रा बात करेंगे। इस वक्त बेसिकली दिन का वक्त है, रात को जो चीज़ें मिस हो गई होंगी उनको गैदर करने की कोशिश की जाएगी दिन के उजाले में, और फॉरेंसिक्स की टीमें अपना काम करेंगी। जाहिर है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, काबिल मज़म्मत वाक़या था, और जो अनासर इस तरह की हरकत कर रहे हैं दुश्मनों के आलाए कार बन के उनकी बेखकनी होनी चाहिए, और देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप टू इट। इसका जो है वो इसके ऊपर आपको ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ऐसा नहीं है कि इस बारे में काम नहीं करें। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने ऐसे IBOs होते हैं, कितने ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और हमारे जो महकमे हैं वो नाकाम बनाते हैं, और उनका ज़ाहिर है कि ख़बर उस तरीके से नहीं हो पाती, इल्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो आवाम तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती। लेकिन ऐसे इक्का दुक्का वाक़यात का होना भी बड़ा कंसर्निंग है। इसके ऊपर ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए और होगी भी इंशाअल्लाह। और ऐसे जो मिसक्रिएंट्स काम कर रहे हैं जिनको दूसरे मुल्कों की पुश्त पनाही हासिल है, तो ये बड़ा जो हमारे जो यहाँ पर लोग हैं ख़ास तौर पर उनको भी सोचना होगा, जो सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये वतन है तो हम हैं, और इसकी वतन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे अभी नज़ीर शाह से, और एक ख़बर बेसिकली जो डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं कि 3 गैर मुल्की अपनी जान से गए, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम आगाह कर चुके हैं आपसे, और आगे चल के इस हवाले से क्योंकि ऑन गोइंग सिचुएशन है तो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। चलें जी,
आगे फ़िलहाल थोड़ा बढ़ जाते हैं। मैंने शुरू में जो तज़किरा किया कि कल पूरा दिन एक वो जो है वो एक सिलसिला चलता रहा और कहा जाता रहा कि वो डॉन को पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो वाला सीन हो गया था अली अमीन गंडापुर के साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि बचपन में किताबों में जो हम किस्सा पढ़ते थे ना, शेर आया के मस्ताक होता था कि एक बच्चा जो है वो चिल्लाता रहता था शेर आया। 2 दफ़ा हो गया और फिर तीसरी दफ़ा भी वो वाक़या पेश आया तो वाक़तन शेर आ गया था। तो 2 दफ़ा आप सोचिए अभी रिसेंट हिस्ट्री में, एक अभी और इसके पहले सितंबर में जब आपने देखा था 9 घंटे के लिए गायब रहे थे और उस वक्त भी बड़ा कंसर्निंग था ये सारी चीज़ें। तो अब है ये सूरत हाल के सब लोग ढूंढते रहे, हुकूमत की जानिब से वजाहती बयानात आते रहे, आला सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से वजाहती बयानात आते रहे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ना तो हिरासत में है, ना ही इल्म है कि वो कहाँ हैं, केपी हाउस से वो निकल चुके हैं। लेकिन कई सवालात थे जो वहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया था कि भाई आप जा रहे थे अच्छा खासा काफ़िले के साथ, एंड टाइम पे इस्लामाबाद पहुँचने पर आपको क्या हुआ कि आप मरगला रूट की तरफ मुड़ गए और उसके बाद फिर केपी हाउस पहुँच गए और उसके बाद फिर पता चला, बताया गया कि जी वो चूँकि वो राब्ता नहीं हो सका था और वो काफ़ी सफ़र में रहे थे तो इसलिए ही वांटेड टू फ्रेशन हिमसेल्फ, तो उसके बाद फिर गायब रहे। और उसके बाद अचानक ही जब केपी असम्बली का इजलास नेक्स्ट डे शुरू हुआ, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए एट्सेट्रा, फिर यकायक और अचानक वो दोबारा से गायब हो गए। तो बैरिस्टर सैफ साहब ज़ाहिर है कि तर्जुमान भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं केपी के, तो वो खासी एक्टिव रहे। हस्ब तौफीक हस्ब रिवायत उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जी उनको वो गायब कर दिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह की बातें पीटीआई के तमाम रहनुमा करते रहे, लेकिन बाद अज़ां सीएम साहब पहुँचे वहाँ पर असेंबली में। अच्छा, इसके साथ साथ जो इल्ज़ामात लगाए गए किस तरह के, तो वो ज़रा आप देख लीजिएगा। तो उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब ने क्या फरमाया, ज़रा पहले आपको दिखा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद का मुहासरा किया, घेरा किया, दरवाजे तोड़े। एक चीफ मिनिस्टर को आपने जिस तरह अबडक्ट किया है, हम लोग इसकी मुज़ाहमत मत करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सूबाई सदर हैं अली अमीन खान। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जो तशद्दुद इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते लोगों पे की है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। जिस तरह अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है, इनको अबडक्ट किया गया है। ये सिर्फ अली अमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अली अमीन को जो है ना छोड़ा जाए। हालात का मुकाबला करेंगे जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ। हम अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन किसी तौर पर अपने हुकूक पे सौदाबाजी नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि ये इस पर गंडापुर साहब ने कहा कि मैं केपी हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए, आंसू गैस फेंकी गई, फायरिंग की गई, मैं 3 बंदों के साथ वहाँ से निकला। और सुभान अल्लाह, क्या इस्तकबाल किया गया गंडापुर साहब का वहाँ पर असेंबली के मेंबर्स की जानिब से। अच्छा, फिर कहा कि मैं केपी हाउस से 3 बंदों के साथ निकला और आईजी की वजह से 12 ज़िले क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचा। खुद ही ज़रा देख लीजिए कि उन्होंने क्या फरमाया। जलसा करने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये मुल्क किसी के बाप का है? किस चीज का खौफ है इनको? ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते ना, पहुंचे हैं और वहीं पे डी चौक पे पहुंचे हैं जहाँ का कहा था। वहां से हमने कहा केपी हाउस जाते हैं। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर आईजी इस्लामाबाद, ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिए, शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा। केपी हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है हाजी साहब, जरा और हाजी साहब सुन लो, कल पूरी रात उधर था, 4 छापे इसने मारे हैं। सरकारी गुंडा है ये। इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, वरना FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहाँ पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। ये जंग है। उसने जेल में जाने से पहले कई बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ तमाम सियासी पार्टियों से। इस फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूँ, इस्लाह करो, बैठ जाओ, इस मुल्क की सोच लो। अदलिया आपसे हमें उम्मीद है, तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, कानून की पासदारी हो। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। अच्छा जी, तो मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसमें सामने आया और क्या उन्होंने फरमाया वो ज़रा देख लीजिए। पुलिस ने रेड किया था, उस पे पता चल गया था वो निकल गए। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज़ की, जिस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला हुआ है। निकल गए थे, नाकाबंदी थी, सारा कुछ था। मकसद यही था कि
किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, एससीओ कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से मुल्क ऑलरेडी लोग डेफिनेटली जब देखेंगे कि एक मुल्क में ऐसी चीज़ हो रही है और इस्लामाबाद जहाँ जाना है इतना क्राइसिस आया हुआ, तो डेफिनेटली वो रिकन्सिडर कर, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ होने नहीं थी। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया है वो कहते हैं कि जो दुश्मन अनासर हैं वो सियासी मुखालिफिन बिलखुसूस हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं और किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। और फिर कांस्टेबल हमीद शाह का तस्करा किया जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो शहीद हो गए हैं और उनको मारा पीटा गया था, इस तरह की हुकूमत की जानिब से बात की गई थी। और फिर ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि कांस्टेबल हमीद शाह शहीद की कुर्बानी कौम हमेशा याद रखेगी। ये सिक्योरिटी पर मामूर थे जी और चंद ही महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी और ऐसे में बताया गया, एलिजिडली ये कहा गया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। अच्छा जी, अब इस बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन भी हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हैं, ख़ाबर गुमन साहब। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं तमाम तर जो सूरत हाल रही। ख़ाबर गुमन साहब, कोई चीज़ एक बार हो तो समझ में आती है, दो बार हो तो फिर इट बिकम्स अ पैटर्न, अ रूटीन। तो मेरे जहन में तो एक ही मुहावरा आता है, वो शेर आया वाला, जो बचपन में हम किताबों में कहानियों में पढ़ा करते थे। आपकी असेसमेंट क्या रही इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान ये जो हुआ? देखिए सदी साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए सुबह। दो तीन सवालात हैं और ये सवालात मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी पूछे जा रहे हैं और वही सवालात जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, वजारत दाखिला है, यहाँ पे जो लोकल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, ख़ास तौर पर गंडापुर साहब की, कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचते हैं 26 नंबर चुंगी के ऊपर। उसके बाद अचानक से वो अपने काफिले से अलहदा होते हैं, पहुंच जाते हैं केपी हाउस। पहले यहाँ पे डी चौक आते हैं, वहाँ पे वेव करके उसके बाद चले जाते हैं केपी हाउस चले जाते हैं। केपी हाउस में बताया जाता है कि उन्होंने रिफ्रेश करना है और उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं रेंजर्स जाती है, पुलिस जाती है, खबर आती है गिरफ्तारी की। उसके बाद खबर आती है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद जो है इंतजामिया की तरफ से वो खबर आती है कि वो यहाँ से छुप निकल गए। अब क्या ये प्लान का हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अगर हिस्सा था तो बेचारे जो गरीब लोग थे, गरीब माओं के बच्चे थे, उनको आप जो है दरमियान में क्यों छोड़ के चले गए? यहाँ पे वो टीयर गैसिंग बर्दाश्त करते रहे, रबर की गोलियां बर्दाश्त करते रहे। बारिश उस दिन काफी शदीद हुई इस्लामाबाद के अंदर, वो उन्होंने बर्दाश्त की। तो मोहतरम गंडापुर साहब एक स्टेटमेंट देते थे कि ये अब हमने आज का जो हमारा मकसद है वो हमने हासिल कर ली और अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए ये वो सवालात हैं कि जवाब जो हैं पाकिस्तान। खबर साहब, मेरा इसके अंदर क्वेश्चन एक और भी है। एक तो ये है कि देखें, जब एक चीज़ पैटर्न बन जाती है ना, मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा जब वो गायब हुए, कुंडी साहब तो कह रहे थे कि इलेक्शन के दिनों में भी गायब हुए थे और मैं जल्द वो भी बेनकाब करूंगा। लेकिन चलें अब रीसेंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये सितंबर में गायब हुए, सब ने शोर मचाया, एवरीबडी वाज कंसर्न, वरीड। बैरिस्टर सैफ के स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, सबके स्टेटमेंट, मीडिया पर्सनस, आई एम श्योर कि आप भी काफ़ी कंसर्न होंगे कि अचानक वज़ीर आला साहब कहाँ गए। उसके बाद वो 9 घंटे बाद वापस आ गए, ठीक है, सब सुकून। अब आप ये देख लीजिए कि अब फिर वही वाक़या हुआ। क्या तीसरी दफ़ा अगर इस तरह से वो खुद गायब होते हैं या इस तरह से कोशिश करते हैं तो क्या कोई इसको सीरियसली लेगा, जिस तरह से बार बार एक पैटर्न बन चुकी है चीज़? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल कोई सीरियस नहीं लेगा। और कल रात की जो तकरीर थी, गंडापुर साहब का एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ नहीं मिल रहा था, ये सब हमने देखा। और वो जो बात करते हैं कि जी मैं ये वहां से निकला और उसके बाद भाई अगर आईजी साहब आपके पास गए थे, चले इंतजामिया के ऊपर तो बाद में बात कर लेते हैं, पहले तहरीक इंसाफ जो गंडापुर साहब की सारी सूरत हाल है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं पता नहीं कितने 8-10 अजला की पुलिस को चकमा दे के गया। इसी दौरान अगर वहां पे आप मौजूद रहे हैं केपी हाउस के अंदर, तो आपके भाई कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, उन्होंने तस्दीक कर दी। पूरे सूबे की इंतजामिया, आपकी पार्टी लीडरशिप ये कह रही है, वो बेचारे मारे फिर रहे हैं कि हमारा सीएम किधर गया। तो कम से कम किसी को बता दो दे, वहां से किसी को पैगाम भिजवा दें। अगर फोन नहीं कर सकते, पर्ची पर लिख के भिजवा दें, इर्द गिर्द दाएं बाएं किसी को। आप 12 जो अजला की पुलिस जो है, अजला से आप निकल के आए तो कहीं से कोई वाईफाई ऑन ग्राउंड लेके आप किसी को मैसेज कर दे, कॉल कर दे, किसी मीडिया पर्सन से बात कर लें कि भाई आई एम सेफ,
आई एम I'm फाइन। safe, I'm safe and I'm on the run। और मैं अभी महफूज जगह के ऊपर पहुंच के फिर मैं जो है बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। लिहाजा बहुत ज्यादा सवालात हैं। कल जो सारी की सारी तकरीर की गई है उनकी असेंबली के अंदर, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उसके अंदर कोई रैशनल आर्गूमेंट नहीं अच्छा, नजर एक आता। और चीज़ भी है खबर साहब, वो तो इट ऑलवेज इज़ द केस। आई मीन कल असेंबली की स्पीच की बात करें, उसके अलावा भी वी कैन डिबेट कि कहाँ रैशनल आर्गूमेंट कोई आया हो सामने। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि कल एक और चीज़ हमने देखी कि जो मरकज़ी क़यादत थी, जो अरकान असम्बली थे, वो भी कहीं पर मंजर आम पर हमें उस तरह से दिखाई नहीं दिए जैसे एग्रेसिवली नॉर्मली हम देखते हैं कि आते हुए और बात करते हैं। और मतलब या प्रोटेस्ट भी जो हो रहा था उसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिए। दूसरा ये है कि ये जो तमाम हरकत थी, चले अपनी ज़ात की हद तक तो जो भी सिलसिला रहा, एक तो कारकुनान का डीमोटिवेटेड होना, मुल्क के तूलो अर्ज से वो पहुँचते हैं। दूसरा ये कि जो इटसेल्फ पीटीआई का जो कॉज है, आप समझते हैं कि उसके लिए बेनिफिशरी था? हु वाज द बेनिफिशरी ऑफ ऑल दैट फैज़ को? देखें, आपने 2-3 सवाल किए हैं। नंबर 1 कि जी वो पार्टी क़यादत या बाकी लोग किधर थे। अगर आपका जो लीडर है, जो लीड कर रहा है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को, वो गायब हो जाता है, ठीक है। बाकी हमें पता है कि इनके एमएनएस जो हैं और सेनेटर्स हैं, खासतौर पर ये एमएनएस हैं, उनको खास ताकीद की हुई है कि वो छुप के रहें, सामने ना आए। पता ही है आपको जो एक आईनी जी जी तरमीम का जी जी, मामला चल रहा है, वो मामला आई भी अंडरस्टैंड। वो भी मामला है। एमपीएस कुछ सतह के ऊपर वो हमें नजर आए। बट एनीवेज, ये काफी ज्यादा सवालात हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने ये जो जवाब देना है मीडिया को, तो चलो मीडिया तो पूछेगा, लेकिन ये जवाब आपने अपने कारकुनों को देना है, जिनको आप हर दूसरे दिन ये कहते हैं कि चलें हमने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, चलें हमारे साथ चलें, हमने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करनी है। उसके बाद आप मूंछों को ताव दे के, बाल अपने से मार के, फ्रेश होके, अच्छे कपड़े पा के पहन के, और उसके बाद आप तकरीर करते हैं, और उस तकरीर में हमें कुछ नहीं बताते। बाकी सियासत के अंदर आपको पता है बहुत चीजें बज़ाहिर की जाती हैं, और बंद दरवाजों के पीछे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब आगे आते हैं, अब हुकूमत की तरफ आते हैं। अब सर एक सेकंड, मैं इसके अंदर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक तो चलें कारकुनों को जवाब देना है, और जो लीडरशिप आपकी जेल में है और जिनसे मुताल्लिक उनकी हमशीरा भी ये कह चुकी हैं कि ये चाहते ही नहीं है बाहर आए, एक तो इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना इज़हार ख्याल करें। दूसरा, अब हुकूमत के हवाले से बात कर लें कि हुकूमत की जो इस सारे मामले में डीलिंग रही, तरीक़ेकार रहा, वॉज दैट जस्ट फॉर द थ्रेटनिंग के थोड़ा सा डरा के रखें, या वाक़तन वो अरेस्ट की जानिब जाना चाह रहे थे? अच्छा, एक जो पहला आपका सवाल का हिस्सा है कि अब आज या कल केस चलना है, वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड का जो है मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगी बानी पीटीआई की, तो वहाँ से अब जो बयान सामने आएगा, पता चलेगा कि ये जो सारा कुछ हुआ है। क्योंकि इस्लामाबाद इस वक्त, वो अंग्रेजी में कहते हैं, वैश विद कंस्पिरेसी थ्योरीज, जी जी जी, इन 48 घंटों में गंडापुर साहब कहाँ थे, किससे मुलाकात हुई। वो अपनी तकरीर के आखिरी 2-3 सेंटेंसेस है ना, वो पंजाबी कहते हैं ना, वो सुट पाने वाले नहीं है। दे नीड टू बी गिवन लॉट्स ऑफ अटेंशन। एंड वो वन सेंटेंस वो ये कह रहे हैं कि अगले एक आध दिन में आप अच्छी खबरें सुनेंगे। अच्छा। और हम जो है हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के जो फैसला करने वाले हैं वो हमारी बात सुनेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी सतह के ऊपर वो किसी को फेस सेविंग दे रहे हैं। अब किसको दे रहे हैं वो गंडापुर साहब ही आने वाले दिनों में बताएंगे। अब आ जाते हैं हुकूमत की तरफ। उस दिन आपने पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है, आपने कराची से 1000 पुलिसमैन मंगा लिए, आपने पूरे पंजाब की पुलिस मंगा ली, ठीक है। पूरा इस्लामाबाद, एफसी, आपने जो फौज भी यहाँ पे कॉल कर ली, बिल्कुल। और टारगेट क्या था कि ये जो सारा क्राइसिस है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। उसी दौरान हम देखते हैं कि एक छलावे की तरह अली अमीन गंडापुर साहब वो काफिले से लैदा होते हैं। पूरा इस्लामाबाद सील है, हर जगह के ऊपर कंटेनर्स हैं, और वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके डी चौक पहुंच जाते हैं। ओके, डी चौक भी पहुंचते हैं। उसके बाद वो डी चौक से बड़े आराम से, अगर आपने इस्लामाबाद देखा हुआ है, जी जी, डी चौक से वो मतलब कि कोई कम से कम 1 किलोमीटर अराउंड टाइम बनता है कि आप केपी हाउस है, और वो सारा हाईली जो वेल गार्डेड, प्रोटेक्टेड, वहाँ पे चप्पे चप्पे के ऊपर सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग बैठे हुए थे। वो आराम से अपनी गाड़ी में जाते हैं, सेफ पैसेज से, ठीक है ना। अब वो केपी हाउस में चले जाते हैं, और केपी हाउस में भी वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ये जनाब उन्होंने फ्रेशन अप होना है, ओके, वो चले गए।
उसके बाद आपने देखा, हमने दिखाया मीडिया ने कि जी वहाँ पे रेड हो जाता है पुलिस का, रेंजर्स का, और गंडापुर साहब अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। उसके बाद गंडापुर साहब को ये बताया जाता है कि जी वो वहाँ से कपड़े बदल के निकल गए, और हमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये बताते हैं कि एक प्राइम टारगेट जिसने पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को हैजान में डाला हुआ है उस दिन बकौल हुकूमत के, वो पहले आराम से आता है इधर, आराम से चला जाता है और आराम से उसके बाद फिर गायब हो जाता है। ठीक है। अब ये हुकूमत से इस बात का जवाब बनता है कि इफ एवरीथिंग वाज बीइंग मॉनिटर्ड, आपके सीसीटीवी हैं और हमें बताया जाता है आईजी साहब की तरफ से ये सारे मामला कंट्रोल हैं, तो किसी को हम आगे पीछे मूव नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो फिर वो कैसे सारा कुछ हुआ? लॉट ऑफ जो है ना वो इसमें आप अनअटेंडेड जो है ना वो चीजें हैं जिनको मतलब जाहिर है मीडिया के ऊपर बात उस अंदाज से जो हो भी रही है, सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो सवालात का जवाब दोनों तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो एक गुजारिश ही करूंगा, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मीडिया पर्सन, कि खुदारा हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जमहूरियत के हवाले से, आबादी के लिहाज से। दुनिया इस वक्त, दुनिया की नजरें जो हैं हमारे ऊपर जमी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं, मामलात ठीक अंदाज से नहीं चल रहे, हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं, और मुल्क के अंदर जो लड़ाई हमने जारी की हुई है, SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ठीक है। कल कराची में खुदा न खास्ता वो जो है एक अफसोसनाक वाकया जो हुआ, उसका आपने देखा कितना उसका इम्पैक्ट दुनिया देख रही है। सो अगर हमने एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर आगे बढ़ना है तो हमें नॉर्मली बिहेव करना पड़ेगा। तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत से भी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से भी कि खुदारा मुल्क की आवाम के ऊपर जो है ना थोड़ा सा रहम करें, गली मोहल्ले का खेल ना खेलें। ये जो गली मोहल्लों की सियासत होती है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, रियासती लेवल पर और हुकूमती लेवल पर ये चीज़ें सूट नहीं करती। अगर इंटेंट जो है वो होती तो देख जाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ज़रा बता दें आपको मेरे अक़ब में ये खूबसूरत चीज़ें जिनके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन, अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊं तो आप पूरा लफ्ज़ देख सकेंगे। तो महंगाई यानी कि बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में वफाकी इदारे शुमारियात की हालिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुसलसल दूसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते 21 अशिया के नरखों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी और 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और महंगी होने वाली अशिया में टमाटर, प्याज की डबल सेंचुरी एक बार फिर से हो चुकी है। चिकन आपको पता है किस रेट पे दस्तयाब है, और अभी सर्दियाँ आएंगी तो फिर अंडे और चिकन कहाँ पर जाएंगे, ये सब सोच ही सकते हैं। और फिर दालें भी महंगी हो चुकी हैं, सरसों का तेल और लहसुन भी इसमें शामिल है। तो लाहौर, कराची और इसके साथ साथ पेशावर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। अलमास अहमद खान लाहौर से नुमाइंदगी करेंगे, और फिर अफजल परवेज़ साहब कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे, हम मिल के नुमाइंदगी करेंगे। और फिर इसके साथ साथ KP से यानी कि पेशावर में क्या सूरत हाल है, तो नवाब शेर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इस बार बराह रास्त पहले पेशावर का रुख कर लेते हैं। तो नवाब शेर, ज़रा बताइएगा कि भाई यहाँ पर तो ख़ासी महंगाई होती जा रही है, चीज़ें हर गुजरते दिन के साथ, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है इन टर्म्स के कोई देखा जा सके कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चीज़ें दस्तयाब हैं। KP में क्या सूरत हाल है वैसे? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में जो है वो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। अच्छा। और सब्जियां जो कि मुतवासित तबके की खुराक हुआ करती थी, अब वो भी उनकी कीमत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। हम इस वक्त पेशावर के सब्ज़ी मंडी में मौजूद है, जहां सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अच्छा। अदरक की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि अदरक जो है वो 900 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन जो है वो भी 450 से लेकर 550 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। शिमला मिर्च और मटर जो है उनकी कीमत डबल सेंचुरी के करीब है, यानी 200 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे। इसी तरह कीरा और जो प्याज है उनकी कीमत 180 रुपये है। मटर और शिमला मिर्च जो है वो 250 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे। तोरी और जो करेला है उनकी कीमत 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। प्याज जो है वो 180 रुपये फ़ी किलोग्राम है। आलू जो है वो भी 150 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे। इसी तरह अरवी की बात की जाए तो अरवी भी जो है वो 140 से लेकर 160 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे। मिर्च की बात की जाए तो मिर्च भी जो है वो 150 रुपये से कम नहीं। सिर्फ भिंडी और कद्दू जो है उनकी कीमतें
80 से लेकर 90 रुपए फ़ी किलोग्राम तक है। बाकी तमाम सब्जियों की कीमतें जो है वो इस वक्त गरीब आदमी की खरीद से बाहर निकलती जा रही है। अच्छा। सब्जी मंडी जो ज़िले इंतज़ामिया है, चेक एंड बैलेंस का तो यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया नरखनामा जारी कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी जो मैंने आपको कीमतें बता दी, तो ये मैंने सब्जी मंडी की कीमतें बता दी अच्छा, है। ये सब्जी मंडी की है? मैं आपको ज़िले, अल्लाह अकबर। हाँ, ये सब्जी मंडी की कीमत है। और अगर मैं ज़िले इंतज़ामिया की जो नरखनामा जारी कर देते, अगर उनकी कीमतें आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएगी कि ज़िले इंतज़ामिया जो नरखनामा जारी कर देते उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे अब यहाँ जो कद्दू, तोरी और करेला है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है, लेकिन सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत जो है वो 170 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह आलू का जो कीमत यहाँ पर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम, लेकिन सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत 110 रुपये है। इसी तरह मैंने जवाब कहा कि अदरक जो है वो 900 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है और सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत जो है वो 800 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह लहसुन यहाँ पर जो है वो 450 और 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है, लेकिन सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत 430 और 440 रुपये। सारी सब्जियाँ जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं फरोख्त हो रही। सरकारी नरखनामे से 50 से लेकर 60 रुपये फ़ी किलोग्राम तक महंगी फरोख्त हो रही है। अंदाजा करें, उनको पूछने वाला नहीं है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। और इधर से चंद कदम के फासले पर मेयर का ऑफिस भी है और चंद कदम के फासले पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के दफातर भी है। ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पर बेसिकली उनको शायद वो जाके रेट लिस्ट दिखाते होंगे बड़ी गाड़ियों में से उतर के, तो उनको इसी रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती होंगी। तो अलमास, आप ज़रा बताइएगा भाई कि यहाँ पर जो है वो कुछ सूरत हाल बेहतर है या यहाँ पर भी वैसे ही रावी यही लिख रहा है कि रेट वही रहने और बल्कि उनमें इजाफा ही होना है, कमी नहीं होनी? अलमास, कैन यू हियर मी ब्रदर? चलें अलमास साहब की तरफ जाएंगे। अफजल परवेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कराची के नरखों के बारे में अफजल भाई मैं भी बता रहा था, आप भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। पहले तो ये बताइए कराची में किस जगह आप मौजूद हैं, और यहाँ पर तो वैसे भी पूछने वाला कोई नहीं होता नरखों के हवाले से, तो क्या फर्दर अपडेट्स हैं अभी? जी बिल्कुल सदफ अशफाक, देखा जाए तो कराची सबसे बड़ा शहर है, तो महंगाई सदफ नहीं है आज, जो बात की जाए तो उसकी उड़ान जो है, हेलो जी जी अपना जी जी आ रही है आवाज़, प्लीज़ आप कंटिन्यू। देखा जाए तो कराची बड़ा शहर है तो इसकी महंगाई की उड़ान भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जिस तरह दीगर शहरों की कीमतों की बात हो रही है, तो मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये ज़िला साउथ का इलाका है सदर, जो सबसे महंगा तरीन इलाका कहलाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं 100 रुपये किलो कोई कीमत है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ 50 रुपये ऊपर होती है, क्योंकि कैटेगरी का हिसाब होता है कराची के अंदर। इस वक्त जो महंगाई का तूफान है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया कहीं हमें नज़र नहीं आती। आज जो है देखा जाए तो अदरक 800 रुपये किलो है, लहसुन 650 रुपये किलो, टमाटर जो 80 रुपये किलो हुआ करता था आज वो 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। आलू 100 रुपये था, अब उसकी कीमतें बढ़ी हैं तो वो अब 140 और 160 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी जिसको कहा जाता है कि 100 और 80 रुपये की उनकी कीमत होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो 150 और 170 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अंडा ऑफ सीज़न है, अंडे की कीमत जो है बहुत कम होनी चाहिए, आज अंडे जो हैं 300 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो शहर में महंगाई का बड़ा तूफान है। ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइशी ऑपरेशन नज़र आते हैं, कार्रवाई तो करते हैं लेकिन ठोस इकदाम नहीं होते। मुनाफाखोरों के खिलाफ ठोस इकदाम किए जाए ताकि शहरों को रिलीफ मिल सके। सरकारी नक़ के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइस कंट्रोल लिस्टें तो दे दी जाती हैं, लेकिन वो अवेजा नहीं होती, और उसके हवाले से जो शहरी इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए वो भी करते नज़र नहीं आते। शहरी कहते हैं कि रिलीफ फराहम करने के लिए जो कमिश्नर कराची दावे करते हैं उनको ठोस इकदाम करने होंगे। मार्केटों में कैंप लगाए जाएं ताकि मुकम्मल तौर पर शहरियों को रिलीफ के हवाले से जो कंट्रोल जो प्राइस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तय पाएगी। जी अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर खैर उनको कौन मजबूर कर सकता है कि वो बाहर निकलें और इस तरह से करें। अलमास भाई की तरफ चलते हैं। भाई अलमास, पंजाब में तो हमने सूरत हाल हमेशा मुख्तलिफ सुनी है कि वहाँ पर आप अक्सर बताते हैं कि जी वज़ीर आला साहिबा खासा एक्टिव हैं, उनका इस चीज़ पे फोकस है, लेकिन ये जो ज़िले इंतज़ामिया का प्राइस कंट्रोल से मुतालिक मसाइल हैं, क्या उनको सॉर्ट कर पाई हैं वो?
ये आई है कि लाहौर में क्या क्या रेट्स चल रहे हैं। लाहौर में जो रेट्स हैं पिछले 2-3 रोज़ तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लाहौर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो थे वो बंद किए हुए थे, इसलिए अच्छा। मंडियों में रेट्स बहुत ज़्यादा थे। ट्रक नहीं आ सके, उनके जो कैरेज जो सिलसिला था ट्रकों का वो नहीं पहुंच सके, इसलिए आम मार्केट में भी जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं वहां पे भी टमाटर और प्याज 2 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका था। लेकिन आज जब नया हफ्ता चढ़ा है तो उसमें टमाटर की कीमत में 90 रुपये फ़ी किलो कमी आ चुकी है, क्योंकि जुम्मा और हफ्ता लाहौर में जो लाहौर की मार्केटों में वो नहीं जा सके ट्रक्स वगैरह, तो इसलिए अज़ खुद उन्होंने कीमतें बढ़ा ली थी। तो यहाँ पे आज टमाटर की कीमतों में जो आपने बताया कि डबल सेंचुरी कर ली है, उसने वो आज 160 रुपये 165 रुपये फ़ी किलो तक आ चुका है। प्याज 200 रुपये से जो ज़्यादा बिक रहा था 230-40 रुपये तक बिक रहा था, आज वो भी 200 रुपये 210 रुपये फ़ी किलो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का जा रहा है। अच्छा। जो मेन बात है, मैं आपको जो अपने नाज़रीन को भी एयरवाई के नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ, बताइए, वो ये है कि पिछले 2 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है और पेट्रोल की कीमत में 29 रुपये फ़ी किलो फ़ी लीटर कमी हुई है पिछले 2 माह में, और डीजल की कीमतों में भी 38 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है। लेकिन उसके बरक्स हम देखें तो बाकी जो चीज़ें हैं ओवरऑल जो इनकी वजह से बढ़ती हैं उनकी कीमतों में बिल्कुल कमी नहीं हुई। अब जो लाहौर में 3 तरह के गोश्त हैं, मुर्गी का गोश्त है, बकरे का गोश्त है और गाय भैंस बछड़े का गोश्त है। इन तीनों के भी मैं आपको मुआवजा बता देता हूँ। जो आज मुर्गी के गोश्त का रेट सरकारी है वो 595 रुपये फ़ी किलो है मुर्गी के गोश्त का। अच्छा। लेकिन इस कीमत पर मिल नहीं रहा। 630 रुपये बाज़ार में इस वक्त रेट है, और अगर आप उसे कहें कि हमें ज़रा साफ़ करके दे दो तो वो 730 जो बड़ा गोश्त हम जिसे बीफ बोलते हैं वो 800 रुपये फ़ी किलो उसका सरकारी रेट है, लेकिन बाज़ार में 1050 रुपये और 1100 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। अच्छा, बड़ी बात है कि बड़ा गोश्त जो है वो इस रेट में मिल रहा है। यहाँ पर तो 1400-1500 रुपये तक नौबत पहुँच गई है बीफ की। अच्छा, आगे बताइए। जी अशफाक, दूसरी जो मटन है, बकरे का गोश्त, उसकी कीमत है सरकारी रेट जो है वो 1600 रुपये फ़ी किलो है। अच्छा। लेकिन बाज़ार में 2200 रुपये फ़ी किलो है। दोबारा कोई नहीं पूछने वाला। जब इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो अभी आपने इदारा शुमारियात की वो बताई, बजाय इसके कि 38 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में कमी हुई है और 29 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, उनकी कीमतों में कमी नहीं आई। होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। और हस्बे रिवायत हम यही बात करते रहते हैं। नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया, अलमास अहमद खान और अफजल परवेज़। लेकिन मसला ये है कि बाकी कुछ भी चीज़ें तब्दील नहीं होती। पेट्रोल नीचे जाता है लेकिन रेट्स मुनासिब नहीं होते। कोई भी चीज़ जो है वो अगर होना चाहिए कि बैलेंस होना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होते हैं तो आवाम को महज रिलीफ ये मिलता है कि अगर पेट्रोल पंप से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए, बाकी किसी चीज़ की कीमतों में इस्तेहकाम या कमी नहीं आती। और अगर 2 रुपये, हमारे दोस्त अभी बता रहे हैं कि 2 रुपये भी बढ़ जाए, भाई 2 रुपये क्या 1 रुपये 50 पैसे भी अगर बढ़ जाए ना, तो उसके बाद फिर सारे के सारे किराएनामे, दूध वाले, वो हमारे दोस्त हैं गुज्जर साहब, शाकिर उमर गुज्जर साहब, वो भी आपको पता है यहाँ पर बैठ के कैसे कह देते हैं कि ये तो होगा, इंशाल्लाह हम 100 रुपये इजाफा करेंगे, और हम हैरान रह जाते हैं। तो भाई सब जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर लेते हैं, और जिनको पॉलिसी बनानी है, जिनको इक़दामात करने हैं, वो ज़ाहिर है कहीं और मसरूफ़ हैं। विल टेक अ ब्रेक है। ने जहर देकर पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था, और मुलज़िमा और उसके दोस्त ने आटे में जहर मिलाकर खिलाने का एतराफ़ भी किया था। तो नवीद खोड़ो से ज़रा जान लेते हैं कि नवीद खोड़ो, ये इंसिडेंट जब सामने आया था, अगस्त में ये वाक़या पेश आया था, उसके बाद एवरीबडी वाज कंसर्न, लेकिन अब जाके एतराफ़ जुर्म किया है इस लड़की ने। जी बिल्कुल अशफाक भाई, जैसे ये वाक़या हुआ था वैसे सबको ये हैरत थी कि एक के बाद एक जो है अफराद चलता जा रहा था और मुसलसल तादाद बढ़कर 13 पर पहुँच गई, जिसके बाद ये किसी ने भी, ये डॉक्टरों ने और दूसरों ने ये तस्दीक नहीं की कि इस खाने में कोई ऐसा जहर, कोई आम जहर होगा जिसकी वजह से ये लोग मर रहे। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, मुकदमा दर्ज नहीं किया मगर उसको बारीकी से तफ्तीश की, जिसके बाद ये पता चला कि 2 कज़न थे आपस में जिनकी ज्वाइंट में ये फैमिली की गई,
तो उन्होंने अपने जो है बड़ों को जहर दिया कि वो मर जाए, उसके बाद हमारी शादी। अच्छा। लड़की का जो नाम है वो। चलें, अभी फर्दर हमारे साथ डीएसपी साहब भी मौजूद हैं। ये बेसिकली हैं मल्हीर खान राजपर साहब, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। ये ज़रा बताइएगा, अगस्त में ये वाक़या पेश आया और अभी ये चल रहा है अक्टूबर, तो ख़ासा वक्त लगा इस लड़की को ओपन अप होने में, इस वाक़े पर और एतराफ़ करने में। तो किस तरीके से उसने ये एतराफ़ जुर्म किया? जी अस्सलाम अशफाक सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। ये 17 अगस्त को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और 19 अगस्त को डेथ्स होना शुरू हुई। तो इलाके में लोगों में एक हैर से पाई जा रही थी कि जो डेथ्स हैं ये किसी मुर्शिद की बददुआ की वजह से हुई हैं। अच्छा। या कोई तावीज़ वावीज़ चला है, या वो कह रहे थे फूड पॉइजनिंग है। तो पुलिस के साथ ना कोऑपरेट कर रहे थे, ना ही एफआईआर रजिस्टर करवा रहे थे। ठीक है। लेकिन हमारे जो एसएसपी है, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर हिमसेल्फ, और उन्होंने कोऑपरेशन किया। तो आखिरी जो 2 डेड बॉडीज थी 13 में से, उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुई उनमें बड़ी चीजें वाक़ई हुई कि ये जो डेथ्स हैं इनमें 2 तरह के कोई सबस्टेंसेस यूज हुए थे, बेंजोडाइज़ेपिन और इंसेक्टिसाइड्स, जिनकी वजह से मौत वाक़ई हुई है। तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक तो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, दूसरे जो पोस्टमार्टम करवाया गया वो आखिरी दो बॉडीज से करवाया गया था। और जब हमें सस्पेक्ट का पता चला कि आखिर ये माजरा है क्या, एक ही घर के 13 अफराद उनकी मौत वाक़ई हो जाती है या उनकी मौत से पहले तबीयत खराब होती है। जो एक लड़की है शायद था, उसको कुछ नहीं होता, और एक दूसरा लड़का है अमीर बख्श, उनको कुछ नहीं होता। इससे पुलिस जो है ना अपनी इन्वेस्टिगेशन, और इन पुलिस ने इस केस को बड़ा प्रोफेशनली हैंडल किया। एक बात ये, दूसरी बात ये थी कि जो अमीर बख्श है वो अपने जो उसका बीमार बाप था जो खाने की वजह से बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल छोड़ के वो चला गया था, गुम हो गया था। तो वहां से हमारा सस्पेक्ट जो है ना उसकी जो लेवल थी वो बढ़ गई। ठीक है। जब इनको हम पुलिस ने पकड़ा, इनसे इंटरोगेट किया, तो ये एक दूसरे के आशिना थे। ये पसंद की शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो लड़की जो थी ऑलरेडी इंगेज थी फैमिली की तरफ से, और वो वहाँ पर करना नहीं चाह रही हो चुकी थी और वहाँ पे वो करना नहीं चाह रही थी। तो लड़की के बकौल के मुझे अमीर बख्श ने कहा कि हम इनको नशावर चीजें देंगे, इनको प्रेशराइज करेंगे, ये फिर मान जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो था इनका मोडस ऑपरेंडी, इन्होंने एक ही घर के 13 अफराद की जान ली। अच्छा, अब ये है कि किन दफात के तहत फिर अब आगे आप मुकदमा कर रहे हैं? क्या अब ज़ाहिर है कि नई दफात तो इसमें ऐड होंगी, तो फिर वो कौन सी हैं? जी देखें, ये पहले तो क्योंकि ये अब इस पे ना केस जो है ना स्टेट की तरफ से दाखिल किया गया था, स्टेट ने कॉग्निजेंस लिया। इसमें 302, 337, 202, 34, और जैसे जैसे इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में हमें मजीद इंकशाफात होते हैं कि और कौन कौन लोग इस क्राइम में मुलविस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स वी विल एक्सटेंड दिस स्कोप ऑफ एफआईआर। ओके, चलें ठीक है। तो ये लड़की और वो जो दूसरा शख्स था, उसने दोनों ने एतराफ़ कर लिया है कि हमने जी ये हरकत की है। और कहाँ से उन्होंने ख़रीदा वो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स, वो कहाँ से लिए, ये कुछ डिटेल? बिल्कुल, इन्होंने इंटरोगेशन ये चीज कन्फेस की। अब मजीद इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं कि इसने कहाँ से, किस मेडिकल स्टोर से, किसी बताई डॉक्टर से ये खरीदी है या किसी प्रोफेशनल बंदे से इन लोगों ने ये चीजें ली हैं। क्योंकि इसमें 1-2 बायोडायज़ेपाइन जो है वो एक इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स हैं, जिसको हम नशावर गोलियां भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हमें डेवलपमेंट्स होंगी इस केस में, हम मीडिया को ब्रीफ भी करते आते हैं। थैंक यू सो मच मल्हीर राजपुर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। देखिए 13 अफराद की जान ले ली कि जी घर वाले कहीं और रिश्ता करना चाह रहे थे, अब रिश्ता कहाँ होगा, जेल में? वल्लाह आलम। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। अभी इस वक्त जो आपको ज़रा बता दें कि इस वक्त मुल्तान में हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, और उस टेस्ट मैच के लिए जी बड़ी तैयारियां की गई। आपने देखा कि अभी एक वनडे कप भी हुआ जिसके अंदर बड़ी टीमें हुई, मेंटर्स आए और बड़ा टैलेंट वहाँ से तलाश करने की कोशिश की गई। तो अब इस वक्त सिचुएशन ये है, अब से कुछ देर पहले का मैं हवाला दूंगा क्योंकि यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है शायद। तो तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है पाकिस्तान का 1 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। आमिर जमाल को शामिल किया गया है टीम में और आमिर जमाल की वापसी हुई है, और इसके साथ 2 स्पिनर्स हैं टीम में, फास्ट बॉलर्स भी हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश टीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पर ओली पॉप जो हैं वो टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं।
और इस वक्त ये है कि काफ़ी प्रेशर होगा पाकिस्तानी बैट्समैन पे कि क्योंकि वो परफॉर्म करें। जिन बल्लेबाजों ने ख़ास तौर पर ये जो कप था इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जो डोमेस्टिक इवेंट था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैच तो अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट के मामले पे बड़ा ज़बरदस्त अपना तजिया करते हैं। तौसीफ़ भाई, सबसे पहले फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि मैच में अभी और तो डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, ये टीम की कॉम्पोजिशन, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? ये जो अभी सारी कुछ प्रैक्टिस हुई थी, मेंटर्स लाए गए थे और फिर उसके बाद जो वहाँ से टैलेंट की तलाश की गई, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस टीम? जी सतीश साहब, मेरा ख्याल है कि एक कोशिश की गई थी और जाहिर है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई हुई थी और पीछे से जो कुछ हुआ, खैर तो उसको ज़रा सा कवर करने के लिए ये इसको किया गया और डेफिनेटली होना चाहिए कि हमारे यहाँ टैलेंट को बिल्कुल करना चाहिए, जाहिर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। बट आई थिंक उसका नतीजा एज सच मुझे तो नहीं मिला कि वही हमारे पास वही प्लेयर हैं, कोई इसमें कोई इंडेक्स नहीं किया गया। बट आई होप कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, टीम हमारी इतनी बुरी सेलेक्ट नहीं हुई है, वही लड़के, लेकिन इतनी बुरी टीम सेलेक्ट नहीं हुई। हाँ, प्रेशर आपको थोड़ा सा जो है, जो पिछला जो कुछ भी हो गया है ना, सही साहब उसको भूलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आपके पास आइडियल टाइम है और इसलिए कि एक दो प्लेयर उनसे नहीं भी खेल रहे हैं और उसके बाद ये कि जिस जगह पे आप खेल रहे हैं वहाँ आपको पता है मुल्तान की गर्मी सबको मालूम है और फिर आप टॉस भी जीत गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ें जो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था तौसीफ भाई कि आई एम श्योर कि चूँकि जिन प्लेयर्स को अभी कुछ ही अर्सा पहले आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी दी हो और उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप करना या वर्कलोड आपका मैनेज करना, वो बड़ा मुश्किल डिसीजन एक होता है। लेकिन ये जो कप था, इसके अंदर मकसद ही ये था कि ये सारे मेंटर्स मिलकर एक कुछ टैलेंट तलाश करेंगे। एक दो नाम, तीन नाम भी सामने आ जाते, कोई बॉलिंग में आ जाता है या इस तरीके से, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि ये मैच भी पाकिस्तान की कंडीशंस में हो रहे हैं। ये नहीं कि एकदम आप उनको ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो कुछ बेहतर चुनाव हो सकता था। फास्ट बॉलिंग में आमिर जमाल लाएं, उनके अलावा किसको लेके आए यहाँ से? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मेरा ख्याल है इसमें चांस ले सकते थे ये, इसलिए कि चांस अभी ठीक है, इन्होंने चेक किए हैं सारे कुछ। अभी इनकी वो जो टूर्नामेंट हुआ है और वो जो 150 प्लेयर्स की बात की गई थी, ये तो वही, लेकिन अब ये मेंटोर और क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि हमने कौन से प्लेयर जो हैं जो निकाले हैं उसमें, और आइंदा आने वाले वक्त में हम उनको। लेकिन वो हस्बे तौफीक ऐसा करते हैं। यहाँ पर जी वो विकेट अपनी दे बैठे हैं और पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द फर्स्ट विकेट। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि साइम अयूब के वैसे टेम्परामेंट के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? क्या मसला क्या है उनके साथ? टैलेंट है लेकिन टेम्परामेंट का इशू है? देखिए, टैलेंट अपनी जगह होता है, लेकिन टैलेंट को इतने चांस जब दिए जाते हैं तो उसको खुद रियलाइज करना पड़ता है। इट्स गुड, अच्छा है, आजकल के दौर वाली क्रिकेट खेलता है अटैकिंग, बट उनको सोचना पड़ेगा कि इस दौर में जो है दूसरी टीमें बड़ा होमवर्क करके आती हैं और आप देख लें खुद भी। और आई थिंक मेरा ख्याल है ये बात सोचनी पड़ेगी और क्रिकेट बोर्ड को भी सोचनी पड़ेगी कि आप, वही मैं बता रहा हूँ ना कि आपके आप प्लेयर की प्रॉब्लम है, वरना 8, 10, 12 इनिंग्स होने के बाद तो मेरा ख्याल है 2 इनिंग भी ख़राब होती थी तो टीम से प्लेयर बाहर हो जाते थे। बट ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं और इनको खुद ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जाहिर है बड़ी आइडियल कंडीशन है और पिच पे भी अभी ग्रास जो मैंने देखा है इतना नहीं है, ब्राउन ग्रास है, इतना कुछ होने वाला नहीं है, बट जाहिर है नई गेंद है और वो लोग। अच्छा, मैं एक और चीज़ कह रहा था, बेसिकली आउट इस तरह से हुए हैं कि इन्होंने ग्लांस करने की कोशिश की थी तो कीपर कॉट बिहाइंड हो गए हैं, कीपर के पास लेग साइड से हो गए, लेग साइड से हो गए। अच्छा, ये वैसे मुझे लगता है कि ये बड़ा अनलकी रहता है एट टाइम्स बैट्समैन, कि आप खेलने जा रहे होते हैं, फ्लिक खेलने जा रहे होते हैं, लेकिन एट टाइम्स जो है वो हो जाता है। अच्छी बॉल थी बहरहाल, जिस लेंथ पे थी वो मुश्किल था और वो आउट हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, जो स्पिनर्स की इंक्लूजन की बात होती है, मुल्तान की विकेट वैसे है कैसी? आप उस पर खेले होंगे आई एम श्योर। यहाँ पर अबरार को रखा गया है। अबरार शुरू में आने के बाद जो उन्होंने कीवीज़ के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया था, उसके बाद ख़ासतौर पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी हमने देखा, तो ट्रैक रिकॉर्ड पे उनको रखा गया है। लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? और उनके अलावा क्या कोई और स्पिनर हमें रखना चाहिए था?
आई थिंक आपके पास चॉइसेस नहीं थी। ठीक है, नोमान थे आपके पास, जाहिद महमूद भी जरूर थे, लेकिन इतनी बड़ी जाहिर है हम लोग डिस्टर्ब होते हैं बैटिंग लाइन से भी, तो हम दो स्पिनर खिलाए। बेसिकली ये वाली पिच जो है नॉर्मली तो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है और यहाँ पे बहुत रन बनते हैं, और जाहिर है टोनी को इन्होंने मना लिया, जो कि एक आया था कप्तान साहब का भी और कोच का भी कि जी जिस टाइप की भी पिच मिलेगी आपको खेलना है हर हाल में, जो ऐसे मेरा ख्याल है मैंने सुना था। तो जाहिर है कि थोड़ा तो मॉइस्चर इस वक्त होगा, लेकिन गर्मी इतनी वहाँ पर है सच इतना नहीं, लेकिन जो कमजोरियां होती है ना उसको आपको देखना। नॉर्मली आप देखते हैं कि असाइम जो है वो लेग साइड पे जब गेंद आता है तो उसे कई बार वो जो है ना स्क्वायर लेग पे या फाइन लेग पे आउट हो चुके हैं। जी जी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आइडियल टाइम है, और अभी देखें ना उन पे तो प्रेशर डेफिनेटली है। हम लोग 5-6 मैच हारे हुए हैं हम, जी जी। और वो लोग 4-5 मैच जीते हुए हैं टेस्ट में, लेकिन अभी रिसेंटली वो श्रीलंका से हार के आ रहे हैं अपने ही मुल्क में। लेकिन एक फर्क, लेकिन हम पे क्या प्रेशर होगा तौसीफ भाई? बांग्लादेश से हार गए, सबसे हार गए, फिर हमारे पास रीज़न तो होते ही हैं कि जी हम रेड बॉल क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं खेलते, तो टेम्परामेंट उस तरीके से प्लेयर्स का नहीं हो पाता। अच्छा, इसमें भी सच्चाई होगी, लेकिन हम तो T20 में भी हार जाते हैं, तो प्रेशर क्या होगा? व्हाट डू यू हैव टू लूज? हम तो हार ही रहे हैं सबसे। जी देखिए, एक्सक्यूज तो कोई भी नहीं है। देखें ना, आप इतना कुछ कर रहे हैं और फिर आप अगर पैसों की बात करते हैं, आपको पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है। जाहिर है एक ही चीज है कि आपके पास बैकअप में 3-4 प्लेयर ऐसे नहीं बैठे, और अगर बैठे भी हैं कहीं पे तो उनको आपने पहले से ट्राई नहीं किया। अगर आप उनको ट्राई करते तो मे बी उनमें से एक आध प्लेयर कोई ऐसा निकल आता। आपके लिए मुश्किलात तो बहुत हैं, पर आपको गुजारा करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने प्रेशर लिया और आपने ये सोचा तो आपके लिए आगे जाके बहुत मुश्किलात होनी है। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे। मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ तौसीफ भाई, ये जो आप बात कर रहे थे कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं, मैं हैरान हूँ। और आपने एक दफ़ा थोड़ा सा ज़ाहिर है कि जज्बात में आ गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके आप भी काफ़ी दर्द रखते हैं, तो आपने जो स्काउटिंग का तरीक़ेकार बताया था कि भाई दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ जाते हैं वहाँ रहने की अगर जगह प्रॉपर ना हो, 5 स्टार होटल ना हो, तो ये उतना फोकस भी नहीं करते। और कौन इतनी गर्मी में जाके अब स्काउटिंग करे, जैसे कि पहले हुआ करता था सिलसिला। बैठ के आप मैच देखें, एक एक चीज़ देखें, बॉलर का टेम्परामेंट देखें, टैलेंट तो दूर अफ्तादा इलाकों से ही आपको मिलता है। तो कुछ चेंज हुआ है? मैंने इस बाबत सवाल भी उठाने की कोशिश की, तो शोएब मलिक साहब हमारे साथ कहते हैं नहीं बड़ी कोशिशें करते हैं, अब तो चीज़ें डिफरेंट हैं डिफरेंट। देखिए, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, और ये जो अगर सोच रहे हैं कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम अपनी बात खुद मैं नहीं कर रहा, बल्कि और हमारे बड़े प्लेयर जो थे, काफी बड़े से मीन के फर्स्ट क्लास के प्लेयर और कोचेज जो थे, हम 50 की जो है हीट में जाके हमने जो है सिंध में स्काउट किया है। बट हम क्रेडिट लेने वाली बात नहीं कर रहे, ये वहाँ जा भी नहीं सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनको आदतें ऐसी पड़ गई हैं। हाँ जी। कि जो आप सो कॉल्ड मेंटोर हैं, आप यार मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, थोड़ा सा तो ख्याल करें। लेकिन ये इतनी आराम से नहीं होगा। ये जरा भेजें, मैं क्रिकेट बोर्ड को कहता हूँ सिर्फ कि आप जरा भेजें इनको, आप भेजें जरा वहाँ पर सिंध में किसी ऐसी जगह पे भेजें। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। आप बिलीव करेंगे वहाँ होटल नहीं होता था, और वहाँ पे हमारे कोचेस जो है वो रहते थे वहाँ पे और स्काउट करते थे। अभी सिंध में से आपके 2-3-4 प्लेयर निकले हैं तो क्या वजह? ये लोग थोड़ी गए थे सिंध में, हमारे दूसरे कोचेस गए थे। मैं खुद 3 साल सिंध का जो है वो रहा हूँ, कोच, हेड कोच रहा हूँ, तो वहाँ पे देखा है हमने। तो आज जाहिद महमूद आपको नजर आ रहा है, या इससे पहले और कई प्लेयर आपको नजर आए हैं, तो वो इसी तरह निकल। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए जो भी आप लगाएं, बेचारे जो नीचे लेवल के हैं, खैर अब तो पैसे उनको भी मिल रहे हैं, लेकिन नीचे लेवल के जो कोचेज हैं ना, उनके ऊपर सारा कुछ डाल देते हैं ये, और ये सिर्फ चाहते हैं कि कज़ाफी स्टेडियम में या नेशनल स्टेडियम में या ऐसी जगहों पे जाके बस ऐसी जगहों पे इस तरीके से तो नहीं हीरे दरियाफ्त होते। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब। लेट्स सी कि अब मैच है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। अच्छा जी, कल एक और मैच हुआ। अच्छा, पाकिस्तानी कुड़ियों के जो स्टार्ट था वो बड़ा अच्छा हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, दे परफॉर्म रियली वेल। कल इंडिया के साथ मैच था और उसके अंदर जिस तरह से बैटिंग रही तो वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं परफॉर्म कर पाई। स्कोर 105 तक लेके गई थी, लेकिन अगेंस्ट द टीम इंडिया इट वाज नॉट दैट मच। और लेकिन
हमारी बॉलिंग फिर भी थोड़ी सी मुनासिब रही, बॉलिंग की वजह से काफ़ी कंटेन किया और समझ लें कि 19वें ओवर में जाके इंडियन टीम ये मैच जीतने में कामयाब रही 6 विकेटों से। फातिमा सना 2 विकेटें, जबकि उमैमा सुहेल और सादिया इकबाल ने 1-1 विकेट हासिल की। और पहले पाकिस्तान ने खेला जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 105 रन बनाए थे, निदा डार ने 28 और मुनीबा अली ने 17 रन बनाई। अरुंधति की जानिब से 3 विकेटें हासिल की गई और वो मैच की बेहतरीन खिलाड़ी थीं। और आगे हमारा जो मुकाबला होने जा रहा है वो 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा और तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन टीम के बारे में कहा जा रहा है कि जीत गया, लेकिन इतना आसान उनके लिए नहीं था। और पहला मैच जो इंडियन टीम हारी थी उसके बाद उनके लिए ज़रूरी था कि 11 ओवर में ये टारगेट चेज़ करते तो रन रेट पर वो पाकिस्तान से आगे चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। अच्छा जी, अब जी एक और टॉपिक है जो हमारे चेहरे पर खुशियां बिखेरता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है और आपको पता भी है इस हवाले से, वो है पाकिस्तान के मायानाज बॉक्सर। यानी कि बॉक्सिंग की इस वक्त आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ऑन द गूगल और विकीपीडिया पे तो आपको एक नाम नज़र आता है, वो नाम नज़र आता है मोहम्मद वसीम का। और क्या मुश्किलात उन्होंने देखी भाई, 1 महीना पहले से उनको माल्टा का वीज़ा नहीं मिल रहा था, डेनमार्क का वीज़ा उनको मना कर दिया गया, फिर किस तरीके से वो स्ट्रगल करते रहे। हालांकि बॉक्सर के लिए 8 हफ्ते का जो है 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप बहुत ज़रूरी होता है और अब जाहिर है कि मेंटली भी प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद उन्होंने कामयाबी समेटी है। WBF की रैंकिंग फ़ाइट में जॉर्जिया के बॉक्सर के खिलाफ बेहतरीन फ़ाइट की और उसको तीसरे राउंड में ही एक परफेक्टली प्लेस्ड बॉडी शॉट था, जिससे लिवर शॉट जिसे कहा जाता है, उससे नॉकआउट किया था और ये 13वीं प्रोफेशनल कामयाबी है। और फिर ये 9वीं बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने आमने सामने जो उनका हरीफ है उसको नॉकआउट किया हो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बराह रास्त, गालिबन इस वक्त बर्मिंघम में हैं। मेरी जो लास्ट उनसे बात हुई थी मोहम्मद वसीम। वसीम मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि आपसे रब्ता भी रहा, आई वॉज कनेक्टेड टू यू और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में और ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तानी कौम इस पर खुश है कि जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया। सबसे पहले हमें इस बाउट के बारे में बताइएगा कि आपके तासुरात क्या थे व्हेन यू रीच देयर और क्या आपके जहन में चल रहा था इस बॉक्सर को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मतलब पहले तो फाइट के लिए हम जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका बिकॉज ऑफ वीजा इशू। और उसके बाद ये जो जॉर्जियन फाइटर था ये अच्छा फाइटर था और ये जब उसको वेइंग पे रीड किया तो ये मुझे ना बॉडी की तरफ से ठीक लगा, तो ट्रेनर ने भी फिर यही मशवरा दिया कि यू हैव टू गो टू द बॉडी और फिर बॉडी शॉट आप देखें। पहले फर्स्ट राउंड में उसको बॉडी शॉट लगा तो ये बैठा। अच्छा। तो मैं कैच कर गया था उस टाइम तो ये नीचे जो है जब इसको दूसरा या तीसरा लग जाएगा तो ये फाइट विल बी ओवर देयर। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि आपकी जो एक बाउट थी जिसके अंदर आपने ज़ाहिर है कि वर्ल्ड टाइटल के लिए फ़ाइट थी, उसके अंदर मैंने और इस फाइट में एक फ़र्क देखा। वो फ़र्क ये था कि उस वक्त आप पंचेस ले रहे थे और आपकी ये चीज़ मैं बड़ा सराहता हूँ कि आपके अंदर ना सिर्फ ये कि पंच मारने की कैपेसिटी है बल्कि पंच बर्दाश्त करने की भी है। आप बड़े आराम से पंचेस सह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फाइट में ये जो लास्ट सीक्वेंस था बिफोर द नॉकआउट, और इस पर मेरी आपसे बात भी हुई थी, उसमें आपने उसका जो लूपिंग राइट हैंड था उसको एवेड किया और उसके बाद फिर आपने लिवर शॉट उसको मारा कैनेलो स्टाइल में। तो इस बारे में हमें बताइएगा, वर यू एक्सपेक्टिंग कि वही लूपिंग शॉट मारेगा? जी, क्योंकि आप अगर फर्स्ट राउंड में आप देखेंगे तो नीचे से उसको आवाज़ भी यही आती है कि ओवर राइट हैंड बार बार मारो, ओवर राइट हैंड, बिकॉज वो भी एक ही पंच के लिए देख रहा था कि नॉकआउट करूं। लेकिन ये लूपिंग शॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं काम किया था अपने कराची में। इस पे मैंने पंचिंग बैग पे बहुत ज़्यादा काम किया था और पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा की थी मैंने। और जो बॉडी शॉट्स है मैं घंटों काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आ गया लास्ट। नहीं, ज़बरदस्त रहा भाई। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट हैपेंड आफ्टर इतनी सारी मेहनत की और जो मेंटल स्ट्रेस का आपने सामना किया? ज़ाहिर है आप हमारे पास स्टूडियोज़ में भी आए थे और उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने उस वक्त कोशिश की कि आपको किसी तरीके से वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो इस प्रोसेस के बारे में बताइएगा, ये कितना ड्रेनिंग था आपके लिए और एक फ़ाइटर के लिए मेंटली जो है वो फोकस्ड रहना कितना इम्पोर्टेंट है? यार आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे ना मतलब लास्ट डे जो वेन का दिन भी मुझे इतना मैं स्ट्रेस में मेरा गया है, यकीन नहीं करेंगे। हुआ ये था कि पहले तो मैंने जब लंदन से मैंने फ्लाई किया इटली के लिए तो वहाँ पर मुझे रोक दिया। अच्छा। और वहाँ पे जब मुझे रोका तो वो मुझे जो है
लंदन से क्या कहते हैं मिलान से जो मेरा फ्लाइट था उसका माल्टा का, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप फ्लाइट में नहीं जा सकते। तो ये किए परेशानी हुई, तो फिर मैं मिलान फिर मैं बाई रोड गया, फिर रोम से मैंने फ्लाइट पकड़ी है रात को और फिर मैं पहुंचा हूँ माल्टा सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे मैं माल्टा पर पहुंचा हूँ। जब माल्टा पहुंचा हूँ तो फिर माल्टा में हुआ कि भाई आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में जो ब्रेन एमआरआई का वो आए नहीं थे। अच्छा। मतलब बहुत ही स्ट्रेस हुआ था। लास्ट टाइम में मुझे 1 घंटा पहले सब कुछ मिला, फिर उसके बाद अच्छा मुझे दूसरा ये बताएं कि आपकी तबीयत वगैरह सेट है या रेस्ट वगैरह आप कर पा रहे हैं फाइट के बाद? और दूसरी एक चीज़ ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अब नेक्स्ट क्योंकि फ़ाइट भी वहीं कहीं है, तो वहाँ पर वीज़ा के उसूल के लिए एक दोबारा से जद्दोजहद करनी होगी? बिल्कुल, मतलब ये है कि फाइट रेस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। और मैं कल ही पहुंचा हुआ हूँ यहाँ पे बर्मिंघम, तो आज मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो अभी रेस्ट करेंगे 1 दिन, रेस्ट के बाद फिर ये होगा कि मुझे वापस पाकिस्तान आना होगा, बिकॉज आई नीड वीज़ा अगेन। और मेरी फाइट हो रही है रोमानिया में। अच्छा। रोमानिया में बात चल रही है कि वर्ल्ड टाइटल होगी, उसके लिए ऑफिशियली फिर दोबारा से शेंजन चाहिए होगा। ऑल राइट थैंक यू सो मच वसीम, आप शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए और इंशाल्लाह हम आप कामयाबी के लिए दुआ गो। एक नई जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा व्हेन ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, लेकिन लेट्स सेलिब्रेट व्हाट ही डिड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर हिज ओन सेल्फ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ऑलराइट जी, तो अब ज़रा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। मुल्क भर में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डेंगू के बहुत ज़्यादा है और पिंडी में 1934 मुतासरा अफराद हैं जो कि केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 9 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में भी डेंगू के खासे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मलिक और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हसन हफीज़, उनसे भी हम बात करेंगे। तो बाबर से सिलसिला शुरू कर लेते हैं गुफ्तगू का। बाबर, ये हमें अंदाज़ा होता है कि दोबारा से ये मर्ज़ काफ़ी फैलना शुरू हो गया, ये वायरस फैलना शुरू हो गया और इसका जो ज़ाहिर है कैरी करने वाला जो वेक्टर है वो एक मच्छर है। और तो क्या उस हवाले से उसके लार्वा की तल्फी के लिए और बाकायदा एक इंसदाद डेंगू सेल हुआ करता था, क्या इस बार वो एक्टिव नहीं था? अजीश साहब बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डेंगू का ये मामला ये है कि डेंगू मच्छर हर 4 साल बाद जो है ये एक वबाई सूरत तैयार करता है और इस सूरत हाल को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी में डे फर्स्ट से ही इकदाम किए गए हैं। सीएम पंजाब की जानिब से और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की और हेल्थ की टीमें थी। पहले तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले साल जो लार्वा डिटेक्ट किए गए उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। इस दफा ज्यादा लार्वा डिटेक्ट किए गए, उनको सर्च किया गया, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई और बहुत ज्यादा, यानी कि उन इलाकों में भी जहाँ पे इजाजत नहीं थी, यहाँ पे टीमें नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ भी जो है महकमा हेल्थ की ये डेंगू एंटी टीमें गई हैं, वो उन्होंने कार्रवाई की है, फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किए। चूंकि जो महकमा हेल्थ के जराये का कहना है कि आम शहरी जब तक खुद जो है वो अपना इंतजाम नहीं करेंगे, तावन नहीं करेंगे, यानी कि वो पानी को ढांपते नहीं है, वो इस सूरत हाल को समझते नहीं है और इस सूरत हाल के पेश नज़र जो कूलर होते हैं, वाटर कूलर, क्योंकि रावलपिंडी पे गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो बारिश हुई थी उससे टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अब ज्यादा जो है सूरत हाल के अंदर कमरों में आपके जो डेंगू मच्छर है वो कमरों में भी करेगा और 24 घंटे के दौरान आप सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। उसमें जो 24 घंटे में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है पॉजिटिव वो 62 है, जबकि मजमूई तौर पर रावलपिंडी के तीनों अलाइड हॉस्पिटल्स में 282 पेशेंट जो है वो जेरे इलाज है। कलर सईदा और टेक्सला और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड, ये ज्यादा डेंगू यहाँ पे वबाई सूरत अख्तियार किया गया है, जहाँ पे टीमें लगी हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है। और जो रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार जीमा वो खुद इन टीमों के हमरा जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करते हैं और लेकिन बाबर, मुझे ये लगता है कि ये सूरत हाल ख़राब उस असना में हुई कि जब ये बरसात काफ़ी हुई, फिर उसके बाद पानी ज़ाहिर है कि मौजूद रहा। उस वक्त अगर तल्फी का काम कर लिया जाता या उस वक्त सूरत हाल की संगीनी का अदराक कर लेते तो फिर ये प्रॉब्लम ना होती। हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। हसन, बताइएगा लाहौर में और पंजाब में बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल है, क्या रिपोर्ट किया जा रहा है? वहाँ पर भी ऐसा ही हाल है पिंडी जैसा?
देखें जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब भर की है, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जैसा कि 65 केसेस सामने आए और जिसमें से 62 केसेस से रावलपिंडी से हैं, 2 केसेस लाहौर से हैं और 1 मियांवाली से है। अगर लाहौर की बात करें तो डेंगी 2012 से 13 के दौरान जब एक शिद्दत इख्तियार कर गया था, अब वो तो इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन उस मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए कि लाहौर में जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो ज्यादा हैं और लाहौर के मुख्तलिफ अस्पताल, जैसे कि मैं इस वक्त जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर हॉस्पिटल में एक अलहदा वार्ड बनाई हुई है डेंगी की, और वहां से जो जिनको डेंगी कंफर्म होता है तो उनको उस वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अभी हंगामी इजलास तलब किया गया वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से, और उस हंगामी इजलास में एक अहम फैसला ये किया गया कि जो लाहौर समेत जो दीगर शहर हैं वहाँ की जो MPAs हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में जो सस्पेक्टेड और हाई रिस्क तहसीलें हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ विजिट्स करवाएंगे, टीमें वहाँ पर जाएंगी और जो डेंगी लार्वाज मौजूद होते हैं उनके जहाँ से मिले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टायर रखने पर पाबंदी लगा दी गई है पंजाब में। पानी को साफ पानी में क्योंकि डेंगी परवरिश पाता है, तो साफ पानी कहीं भी पानी की मौजूदगी जो है वो ना पाई जाए। इस इजलास में बहुत अहम फैसले किए गए हैं और हंगामी तौर पर ये मुमकिन सूरत हाल है, जिस तरह से डेंगी जब एक दफा बढ़ता है फैलता है तो फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए लाहौर समेत पंजाब के खास करके म्याऊं अस्पताल में, गंगाराम अस्पताल में, जिना में, जनरल अस्पताल में, सर्विसेज अस्पताल में, ये तमाम बड़े अस्पतालों में मेन वार्ड्स बना दी गई हैं। अगर जो दीगर अस्पताल हैं, सैयद मिठा हॉस्पिटल हो गया, नहीं लेकिन हसन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अब आगे पता है क्या चक्कर है, एक तो डेंगी भी फैल रहा है, दूसरा चिकनगुनिया भी फैल रहा है, दोनों की अलामात सेम है, लेकिन एक के लिए PCR टेस्ट चाहिए होता है। ये तो उस वक्त है ना कि हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं कि जो बीमार होके आ गए हैं, लेकिन अगर मच्छरों पे कंट्रोल नहीं होगा या उनको तल्फ नहीं किया जाएगा तो तब तो ये मरीज तो आते जाएंगे और ये तादाद भी बढ़ती रहेगी। उसके लिए क्या सोच रही है गवर्नमेंट? देखें, बड़ा अहम आपने सवाल किया है। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, माजी में अगर बात करें, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए जो डेंगी स्प्रेज किए जाते रहे हैं, अच्छा जब डेंगी स्प्रेज किए जाते रहे हैं तो बहुत सारे लोग अदालतों में चले गए और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया और इसको अपोज किया कि ये सांस की बीमारी फैलाते हैं। अच्छा। ये जो स्प्रेज किए जाते हैं। अच्छा, फिर महकमा सेहत को एक और बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा कि मच्छर जो मर रहे थे और डेंगी भी कंट्रोल हुआ था। माजी की बात कर रहा हूँ। अब जिस तरह से मच्छर मारने के लिए जो स्प्रेज किए जाते थे मुख्तलिफ इलाकों में, वो भी अब कम हो गए हैं। जहाँ स्प्रे किए जाते हैं वो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं या कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इन स्प्रे के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन स्प्रे में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो कि पहले डाले जाते थे वो नहीं डाले जा रहे हैं, लेकिन स्प्रे किया जा रहा है मच्छरों को मारने के लिए। स्प्रे ही एक वाहिद हल है महकमा सेहत और पंजाब हुकूमत के पास, लेकिन अभी तक उस तरह से नहीं हो पा रहा। अब क्या कर सकते हैं इस पे? विल ब्रेक हेयर। बहुत शुक्रिया हसन हफीज़ और बाबर मलिक, आपने हमें सूरत हाल से आगाह कीजिए। ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान। खबर बेसिकली ये है कि वफाकी हुकूमत ने वजारत सरहदी उमूर को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। जहांगीर, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी है जो 6 वजारतों से मुतालिक उन्होंने कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं, जिसके तहत अब वजारत सैफरान को वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़म करने का फैसला किया है। यानी उसूली तौर पर वजारत सरहदी उमूर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तहलील हो जाएगी, और ये सिफारिश राइट साइजिंग कमेटी ने की है। वजारत सरहदी उमूर का जो इंतजामी विंग है वो भी तहलील किया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टीज़ के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, और ये फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होगा। ज़राए के मुताबिक स्टेट प्रॉपर्टी से मुतल्लिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से मुशावरत होगी और इस प्रॉपर्टी को हस्ब ज़रूरत फरोख्त करके इसकी जो आमदन है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएगी। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भी नजरसानी का फैसला किया गया है और डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा जी, KGB को फंडिंग पर वजारत सेहत से मुशावरत होगी और जम्मू कश्मीर महाजरीन बहाली ऑर्गेनाइजेशन को भी तहलील किया जाएगा। चलें ठीक है। अच्छा है कि उनको कहीं और फिर ना फिक्स कर दें, वरना फिर अमूमन ऐसा होता है। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब हम एक सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर किसी के साथ ये मसला होता है, कभी न कभी होता है। वो मसला है बेसिकली नाखून का गोश्त में बढ़ जाना।
असल में नेल्स कट करते हुए, ट्रिम करते हुए अक्सर ये होता है कि किसी गलत एंगल से काट दिया है, कुछ इस तरीके से कर दिया, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो एक बढ़ना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। अच्छा, हाथों के नाखून में ऐसा कमोबेश होता है, लेकिन पाँव के नाखून में ये अक्सर ये शिकायत देखने में आती है और लोग फिर ये है कि जूते पहनने से बिल्कुल समझे कि कासिर रह जाते हैं, चलने में तकलीफ़ अपनी जगह होती है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी हो जाता है, सूजन भी हो जाती है। तो क्या वजह है इसकी, क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए आप सबके जाने माने और पहचाने डर्मेटोलॉजिस्ट खुर्रम मुशीर साहब। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। लगता है गर्मी के असरात आप पे बहुत ज़्यादा हो गर्मी रहे के हैं। असरात, मगर खुदा का शुक्र है कि उस तरह की गर्मी नहीं है जो हाँ, जून में थी, अल्लाह का शुक्र। मगर समझे फिर भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक हो रही है, वो जाते जाते अपने असरात दिखा रही जी होती जी है। जाते जाते आप अच्छा, भी। अब भाई जी। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मैं भी important इससे topic कभी न है। कभी जी, कोई ना बिल्कुल, कोई शिकार बिल्कुल, रहता है। ये बिल्कुल। क्या चक्कर क्या होता है, क्यों होता है? अच्छा, ये एक तो इसाक बड़ा इसमें आप बड़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं अब बेसिक चीज़ों से पहले अनकॉमन चीज़ पे जाऊँगा। एक बहुत सारी बेगमात होती हैं जो मैनीक्योर और पेडिक्योर की बड़ी शौकीन दिलदादा होती हैं, बड़ी दिलदादा होती हैं। अच्छा, वो खामखा उनको ज़रूरत है या नहीं है, वो खामखा मैनीक्योर पेडिक्योर करवाई चली जाती है। और उससे क्या होता है, जब आप वो कहलाता है ओवर जेलस। अगर आप बहुत ज़्यादा मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं, हाथ पाँव आपको जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। इसी से एक लिंक साइकेट्रिक डिसीज भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडीज। यस, ओसीडीज। ठीक, वो हाथ आपने उसका तो बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ना, बहुत OCD ब्रॉडर, उसका एक ये पार्ट है कि अगर आप हाथ पैर मुस्तकिल सफाई की रगड़ाई के जा रही हैं, फाइलिंग करिए, तो आपकी क्यूटिकल्स चले जाते हैं, आपके नाखून बड़े नरम हो जाते हैं। और बिल्कुल ये जो साइड के क्यूटिकल्स हैं, ये जैसे बहुत सारे बच्चों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, वो यूं करते हैं, उससे एक तो होता है। सेकंड, ये जो खवातीन खास तौर पे मैनीक्योर पेडिक्योर की बहुत शौकीन होती हैं। थर्ड क्या होता है, बेचारी बहुत सारी खवातीन जो कुकिंग डेफिनेटली करती हैं, तो बहुत उनका मसालों में और आटा गूंदने में, बर्तन धोने में, बच्चों की नैपी चेंज करने में। अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे शेफ हो गया या नाई होते हैं, ठीक है, या फिर कोई सर्जन जो स्टाफ होता है, तो उनका हाथ भी पानी में। तो तंदूर वाले हो गए हमारे भाई, दूध वाले हो गए, या तंदूर वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो गए जी। अच्छा, दूध वाले भी हो गए, हमारे तरह के बेकरी वाले काम करने वाले पे उनका हाथ बहुत मुस्तकिल पानी में रहता है। अच्छा। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे लोगों को एक मुस्तकिल आदत होती है, वो कहलाती है हैबिटिक डिफॉर्मिटी। बैठे हुए हैं, पैरों के नाखून को वो कर रहे हैं, हाथों के नाखून को खींच रहे हैं और जाके क्यूटिकल को निकाल रहे हैं। उससे आप क्या करते हैं कि आप उसका बेड, जो आपका नेल बेड होता है, उसकी पोजीशन खराब कर देते हैं। ओके। आज उससे उसको खराब करने से क्या होता है, वो अपनी जगह से, अपने सतह से वो थोड़ा सा उखड़ जाता है। अच्छा, और चलें, ये तो हाथों के नेल्स का हो गया ना। पाँव के नाखूनों में कई लोग होते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, लेकिन वक्त पे ही आने पे काटते हैं। अब ये जो अंगूठे वाला नाखून बिल्कुल होता है, उंगलियां तो इतना तंग नहीं करती, ये जो पाँव के अंगूठे का नाखून होता है, ये अंदर जो है वो गड़ जाता है। देखिए, इसकी 5 बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो बहुत सारे, खास तौर पे ये खवातीन से ज्यादा मर्दों में होता है। एक तो उसकी वजह ये है कि सारा दिन आप ऑफिस में जूते मोजे पहने हुए हैं, स्वेटिंग हुए चली जा रही है, तंग जूते पहने हुए हैं, या सारा दिन अंदर स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, खास तौर पे जो सर्दियों में बहुत सारे बरतानिया वगैरह में लोग क्या करते हैं कि रात को पूरे काम से आते हैं, जॉगर्स पहन के ही सो जाते हैं, ठीक है। थर्ड, हाँ, सर्दी की वजह से उससे क्या होता है कि आपका जो नेल बेड है और क्यूटिकल्स हैं, वो बिल्कुल उनमें फंगस और डेवलप होना शुरू होती है, जो साइडों से ब्राउन और ग्रीनिश दिखती है। उसको होने से क्या होता है कि आपका, जब आप नेल को नॉर्मली कट करते हैं, तो वो सही पैटर्न में कट नहीं होता, वो एक साइड से ज्यादा दब जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका गोश्त, आपका क्यूटिकल, वो अंदर होने के बाद जब वो कटता है, उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगल सब होता है, उससे स्वेलिंग होती है, उससे इन्फेक्शन होता है। और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे सर्जिकल रिमूवल भी इसका एक सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट भी है, मगर बहुत सारे क्वैक्स क्या करते हैं, पैरी फुर्सत में इन्फेक्शन ख़त्म किए बगैर आप उसका पूरा नेल बेड को अपनी जगह पे बिठाए बगैर सर्जरी कर देते हैं, उसको नेल को पूरा काट देते हैं। नेल उखाड़ देते हैं, कहते हैं ये नेल आपका डेड हो रहा है, मैं आपका नेल रिमूव कर देता हूँ, उससे नया आएगा। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इंसिजन कहलाती है। अच्छा, बार बार आप नेल रिमूव करेंगे तो उससे उसका जो पैटर्न आने का होता है वो बिल्कुल जैसे अगर आप दांत किसी के रिमूव करें तो दोबारा आएंगे भी नहीं दूध के दांत के बाद, जैसे बच्चे जबान फेरते हैं तो ये आपका नेल टेढ़ा आना शुरू हो जाता है। उसका टेढ़ा आने की वजह से कभी एक साइड उसकी कवर्ड होती है, कभी दूसरी साइड कवर्ड होती है, उससे इन्फेक्शन आता है, आपके नेल खराब होते हैं पूरा। और ये इन्फेक्शन ये मामूली चीज़ नहीं कि वहीं तक रह जाए, ये पूरे आपके हाथों पैरों से फैल के आपको बुखार की कैफियत में भी ला सकता है, ठीक है। और आपको बहुत शदीद
किस्म का उसमें से ऊजिंग हो सकती है, ब्लड आ सकता है। 5 डिजीजेस बड़ी कॉमन है। मुझे जी अच्छे चले 5 डिजीजेस। ओनिकोमाइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन, पैरोनेकिया, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ इंटरडिजिट्स आपकी जो होती हैं, टीनिया कहलाता है। चौथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इम्पिटाइको। ये 5 चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती है नेल को बार बार। अच्छा तो चलें अब इसके अंदर ये तो चलें आपने बता दिया सारा, क्या करें अब इसका इलाज क्या है? मिसाल के तौर पर नाखून गलत कट गया और नाखून आपके गोश्त में घुसा जा रहा है, लेकिन अभी उसने डैमेज उस लेवल का नहीं किया, क्या करें? देखिए फौरी तौर पे आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत सारे जीपीज भी ऐसे होते हैं, उसको सही मैनेज करते हैं। पहले आपको जाके जहाँ पे उसको फाइलिंग करनी है, जितना फाइल करना है वो किया जाएगा। अगर गोश्त के अंदर गया है तो उसको रिमूव किया जाएगा। साथ में उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी या एंटी फंगल दिया जाएगा। कुछ नेल पेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैस्टेलानीज एक पेंट कहलाता है, एक फॉर्मूला है, वो एंटी फंगल एलिमेंट का होता है, वो लगाया जाता है। थर्ड, आपको ख्याल ये करना है कि आप हाथ पैर धोने के बाद उसको गीला ना रखें, या किचन के काम के बाद उसको गीला, बच्चों की नैपी के बाद गीला ना रखें, खुश्क रखा करें। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो हम समझते हैं कि सिर्फ ऊपर लगाने से काम हो जाएगा, पूरा आपका सर से लेके पैर तक, खास तौर पे ये जो स्किन है ये कोई अलग छिलका नहीं है, स्किन का ही एक्सटेंशन है नेल। तो अगर आपकी डाइट में लहमियात नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, तो कभी जी प्रोटीन नहीं है ना, हाँ बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, देखिए तो फिर डेफिनेटली आप देखें कि लोग क्या करते हैं। अच्छा प्रोटीन, एक तो हमारे यहाँ प्रोटीन का मतलब है कि जब तक 4 बकरे और 2 दम्बे ना खा जाए प्रोटीन नहीं आएगा। ये एक इतना बड़ा मिथ है। ढेर बोटियों का, ढेर बोटियां। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, अगर खवातीन दरमियानी साइज की 3 बोटियां वीक में लेती हैं तो उनके गोश्त वाला प्रोटीन एनफ है, और मर्द इसकी डबल। ठीक है। सेकंड चीज, आप विटामिन जरूर लें, और खुदा के लिए ये जहन में रखें, विटामिन से आप कभी मोटे नहीं होंगे जब तक विटामिन अकम्पनीड बाय बिरयानी, कुन्ने, नहारियां, पिज्जा। लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि जो विटामिन की आप बात कर रहे हैं, अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपकी बॉडी जो फूड्स आप ले रहे होते हैं उसके अंदर से खुद ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, हमें कब ज़रूरत होती है किसी विटामिन की? देखिए, एक तो 25 साल के बाद, ठीक है, बच्चों को भी आजकल, हम जो रह रहे हैं बड़े शहरों में, हम क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, और हम रोजाना क्या हो गया, घर में एक ही पैटर्न, आलू लोग खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बोटी गोश्त खा रहे हैं, चेंज नहीं ला रहे। तो जब तक आपको वो कहते हैं ना बैलेंस डाइट, तो एक विटामिन तो आपके लिए रिक्वायर्ड है। वो कौन सा? डी नहीं, ए टू जी, जिसमें जिंक खास तौर पे हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, फौलाद हो, पोटेशियम हो, कोबाल्ट हो, और ख़ास तौर पे कॉपर होना, ये आपके नाखूनों के लिए बड़ा, सल्फर, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक आपको विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड जितना खाते हैं, आपकी बॉडी तो फूलती है, नेल भी आपको शायद सुर्ख लगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि इसके अंदर विटामिन का, तो कैसे आपको पता होगा कि कौन सा विटामिन ठीक है? मार्केट में तो ढेर लगे होते हैं मुख्तलिफ नामों के, तो हाउ टू चूज? ये आपने बहुत सही बात की। अच्छा, एक तो वो, अब तो मार्केट के बाद एक सबसे खतरनाक चीज़ आई है, गूगल। उस पे जाके इस कंपनी के वो विटामिन खा लो तो आप गोरे हो जाएंगे, इस कंपनी के वो खा लो तो आपके बाल 15 दिन में लंबे हो जाए। नहीं, आप कभी भी नहीं। और वो ओवर डोजेज भी नहीं होना चाहिए। आप अपने एक दफ़ा डॉक्टर से एक अच्छा सा अपने आप का टेस्ट करवा लें, फिर उसके बाद फिर आप जरूर ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग हियर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा जी, बस नहीं, अच्छा चलें, ठीक है, बस खुरम साहब का एक बार फिर से शुक्रिया, सही से शुक्रिया, तशरीफ लाते हैं जब भी हम इनको बुलाते हैं। तो प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।